गुड मॉर्निंग गाइस आज हमारा जो टॉपिक है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट रेस्पिरेटरी वायरल इलनेस। क्यों? इट्स इफेक्ट 20-25% चिल्ड्रन एंड 10-15% अडल्ट इन एवरी ईयर। हमारे पास आउटकम क्या हो सकता है? या तो माइल्ड फ्लू हो सकता है या फिर सीवियर वायरल नमूनिया हो सकता है। सीवियर वायरल नमूनिया के अंदर हमारे पास एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, जिसकी वजह से 40 मिलियन केसेस पर ईयर हमारे पास रिपोर्ट होते हैं और 4 लाख तक तकरीबन हमारे पास डेथ होती हैं पर ईयर। माइल्ड फ्लू के अंदर हम जस्ट उसका एजेंट देखेंगे। आरएनए इन्वेलप वायरस है। सोर्स ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से या इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 4 days। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी 1 day बिफोर अप टू 7 days आफ्टर इलनेस। जब भी पेशेंट इल होता है तो उस तकरीबन उसके 1 दिन पहले और 7 दिन बाद तक हमारे पास पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी होती है। टाइप्स हमारे पास इसकी क्या है? 100 ऑफ स्ट्रेन्स हैं इसकी इन्फ्लुएंजा की। लेकिन उन स्ट्रेन में से हमारे पास कुछ हैं जो टाइप ए डिजीज़ को आ सकती हैं, कुछ टाइप बी और कुछ टाइप सी। टाइप ए के अंदर हमारे पास कौन सी स्ट्रेन है? सीजनल स्ट्रेन हो सकती है, सीवियर इन्फेक्शन जो कि कॉज करती हैं। इसी के टाइप ए की ही हमारे पास एपिडेमिक और पेंडेमिक होते हैं। सब टाइप हमारे पास क्या है? ह्यूमन के अंदर कौन सी है? सीजनल। या बर्ड के अंदर हो सकती है एवियन, या मैमल के अंदर हो सकती है स्वाइन, जो कि पिग से आ रही होती है। पिग में मोस्टली कॉमन होती है। टाइप बी हमारे पास सीजनल स्ट्रेन है ये भी, लेकिन ये माइल्ड डिजीज़ है। ये क्या है? सीवियर डिजीज़ है। ये माइल्ड डिजीज़ है। इसके एपिडेमिक और पेंडेमिक नहीं होते, इसके एपिडेमिक और पेंडेमिक होते हैं। इसके सब टाइप के अंदर हमारे पास ह्यूमन सीजनल स्ट्रेन आ सकती है। टाइप सी हमारे पास डू नॉट अफेक्ट ह्यूमन। जो हमारे पास मेन कॉमन जो है ना वो टाइप ए है। और पेंडेमिक हमारे पास किसका आएगा? टाइप ए का, क्योंकि इसी की एपिडेमिक और पेंडेमिक होते हैं और किसी की एपिडेमिक और पेंडेमिक नहीं है। अब हिस्ट्री देखेंगे, ये स्टार्ट कब हुआ? 1980 के अंदर हमारे पास 20 मिलियन पीपल डाई हुए थे। और कहाँ? स्पेनिश, जिसको हमने क्या नाम दिया था? स्पेनिश फ्लू। और ये यूरोप के अंदर आया था, बिगेस्ट यूरोप के अंदर। इसमें कितने इफेक्ट किए थे? 500 मिलियन पीपल इफेक्ट किए थे। और तकरीबन डेथ कितनी की होगी? 50 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी। हमारे पास 500 मिलियन केस रिपोर्ट हुई है और 50 मिलियन डेथ हुई। 1980s के बाद फिर हमारे पास आया था 1958 के बाद एशियन फ्लू का नाम दिया हमने उसको। 1968 में हांगकांग फ्लू जो कि चाइना के अंदर आया। 1978 के अंदर लास्ट पेंडेमिक जो आया, उसके बाद ये पेंडेमिक था। फिर उसके बाद एपिडेमिक आया। एपिडेमिक हमारे पास 1998 से 2003 तक, जो कि बर्ड फ्लू के नाम से आया। फिर 2009 के अंदर स्वाइन फ्लू हमारे पास। ये सारा इसकी हिस्ट्री है। अब हम इन्फ्लुएंजा वायरस को देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और सारा कुछ उसके देखेंगे। अच्छा जी, पैथोजेनेसिस। हर वायरस हमने देखा था कि उसके अंदर एक कोर होगा डीएनए का या आरएनए का। उसके इर्द गिर्द एक कोड होगा जिसको हमने प्रोटीन कोड का नाम दिया। फिर हमने कहा था कुछ वायरस जो होते हैं उनको इर्द गिर्द इन्वेलप होते हैं और कुछ इन नॉन इन्वेलप होते हैं। तो ये इन्वेलप वायरस है। और इस इन्वेलप वायरस के ऊपर हमारे पास 2 फैक्टर हैं जिन्होंने सारे डिजीज़ और ये सारे इश्यूज क्रिएट करने होते हैं। और सेम चीज़ हमारे पास हमने कोरोना के अंदर भी देखी थी। उसके ऊपर मुख्तलिफ क्रोन टाइप होते हैं, तो इसलिए हमने उसको कोरोना वायरस का नाम भी दिया था। अच्छा, ये 2 पैथोजेनिक फैक्टर्स हैं हमारे पास। और 2 पैथोजेनिक फैक्टर, इनमें से एक क्या है? हीम एग्लूटिनिन और दूसरा न्यूरोअमाइनाइडेज। हीम एग्लूटिनिन का क्या काम है और न्यूरोअमाइनाइडेज का क्या नाम है, वो हम आगे पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस आफ्टर एंटरिंग वाया नोज एंड ओरल कैविटी। जिस तरह डेंगू वायरस नोज और ओरल कैविटी से इंटर हो रहा है, इसी तरह इन्फ्लुएंजा वायरस भी नोज एंड ओरल कैविटी इंटर होगा विद द हेल्प ऑफ हीम एग्लूटिनिन। किसकी हेल्प से? हीम एग्लूटिनिन की वजह से इंटर हो रहा है। दिस वायरस बाइंड विद रेस्पिरेटरी मिकोजल सेल्स। रेस्पिरेटरी मिकोजल सेल्स से बाइंड होगा किससे? एक ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से, जिसको हम क्या नाम देते हैं? साइलिक एसिड। इसकी मदद से वो मिकोजल सेल के साथ, रेस्पिरेटरी मिकोजल सेल के साथ बाइंड होगा एंड प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पे मौजूद होती है? प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन। क्या हुआ? वायरस इंटर हुआ नोज एंड ओरल कैविटी से विद हेल्प ऑफ हीमोग्लूटिनिन, और इसने जाके एक इफेक्ट किया मिकोजल सेल को। किसकी वजह से? ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ मिकोजल सेल के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको हमने क्या नाम दिया? ग्लाइकोप्रोटीन। और उस जाके रेस्पिरेटरी मिकोजल सेल के ऊपर बाइंड हो जाएगा। अब जब बाइंड हो गया तो फिर इसने क्या करना है? देन देयर इज अ इंटीग्रेशन इन द रेस्पिरेटरी मिकोजल सेल्स
replications and formation of million of new copies of virus. वहाँ जाएगा, इंटीग्रेट करेगा और फिर मुख्तलिफ जो वायरस इंटर हुआ उसकी मिलियंस ऑफ न्यू कॉपीज़ बना देगा, जिसको हमने क्या नाम देते हैं, वेरियंट्स. न्यू वायरसेस ब्रेक ऑफ फ्रॉम द इन्फेक्टेड मैटरनल सेल्स. जिस सेल को उसने इफ़ेक्ट किया उससे उसकी जो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. जो न्यू वायरसेस बन रहे हैं ना, वो वहाँ इन्फेक्टेड सेल से बनते जाएंगे और ब्रेक होते जाएंगे, जो कि जिस ऑलरेडी रेस्पिरेटरी म्यूकोजल सेल को इफ़ेक्ट किया होता, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोअमाइनेडेज. अब उससे ब्रेक हो के कहाँ हो जाएंगे, ब्रेक ऑफ हो के किसकी मदद से, न्यूरोअमाइनेडेज. अब ये बाइंड होने में हेल्प कर रही है और ये आगे डिजीज़ को फैलाने में मदद कर रही है, टू इन्फेक्ट द अदर रेस्पिरेटरी म्यूकोजल सेल्स. यहाँ तक समझ आ गई. म्यूकोजा से या नोज से इंटर हुआ, रेस्पिरेटरी म्यूकोजल सेल के साथ बाइंड हुआ विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लूटिनिन. जब उस सेल के साथ बाइंड हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन जो सेल की है उसके अंदर इंटर होगा, किसके थ्रू, ग्लाइकोप्रोटीन या सैलिक एसिड के थ्रू, जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, और सेल को इसके सेल के साथ इंटीग्रेट करेगा, उसको इफेक्ट करेगा और उस जो वायरस इंटर हुआ उसकी ही मिलियन ऑफ कॉपीज़ नई बना देगा. जब वो नई मिलियन ऑफ नई कॉपीज़ जो है ना उस सेल से, इफेक्टेड सेल या मैटरनल सेल से ब्रेक आउट होगा, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोअमाइनेडेज, और इफेक्ट करेगा दूसरे हमारे रेस्पिरेटरी म्यूकोजल सेल को. अच्छा, ये तो सिर्फ रेस्पिरेटरी म्यूकोजल सेल के साथ भी बाइंड हो जाता है, लेकिन इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस कैन आल्सो बाइंड विद द आरबीसीज विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लूटिनिन इन लेबॉर्ट्री सेटिंग. ये सिर्फ लेबॉर्ट्री सेटिंग के अंदर हमारे पास आरबीसीज के अंदर भी बाइंड हो सकता है, लेकिन नॉर्मली वो सिर्फ रेस्पिरेटरी म्यूकोजल सेल के साथ बाइंड होता है और वहाँ से मिलियन ऑफ न्यू कॉपीज़ बनाता है और दूसरे सेल रेस्पिरेटरी म्यूकोजल सेल को भी इफेक्ट करता है. मोर्टेलिटी हमारे पास क्या है, 1 to 2% इन्फ्लुएंजा वायरस की. मैकेनिज्म ऑफ एपिडेमिक एंड पेंडेमिक. अच्छा जी, अब इन्फ्लुएंजा वायरस का एपिडेमिक कब होगा और पेंडेमिक कब होगा. व्हेन डज एपिडेमिक एंड पेंडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस अराइजेस. इन रूटीन एपिडेमिक एंड पेंडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज अनलाइकली. नॉर्मली बहुत अनकॉमन है, अनलाइकली है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट इम्यूनिटी इन पॉपुलेशन. अब हम देखते हैं कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हार्ट, व्हाट इज़ हार्ट इम्यूनिटी. अच्छा जी, क्यों हार्ट इम्यूनिटी की वजह से जो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो उसका पेंडेमिक और एपिडेमिक अनलाइकली है, लेस कॉमन है. हार्ट इम्यूनिटी क्या है कि वन इन्फेक्टेड केस ऑफ इन्फ्लुएंजा अमंग ऑल द इम्यून पर्सन इज सराउंडिंग. अच्छा जी, क्या कहता है, वन इन्फेक्टेड केस ऑफ इन्फ्लुएंजा अमंग ऑल इम्यून पर्सन इन सराउंडिंग. क्या कहते हैं, अगर एक सपोज एक केस है, एक बंदा पेशेंट हो जो है इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्ट हुआ है, लेकिन ये होगा कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग भी होंगे ना वो उस वायरस से इम्यूनाइज्ड होंगे, उस स्ट्रेन से इम्यूनाइज होंगे, जिसकी वजह से उसी पेशेंट को जस्ट फ्लू लाइक इलनेस वगैरह होगी और उस वो आगे डिजीज़ फैलेगी नहीं. जब फैलेगी नहीं तो कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक वगैरह नहीं होगा. इसको कहते हैं हार्ट डिजीज़. अच्छा जी, देयर आर 100 ऑफ स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस. 100 ऑफ स्ट्रेन जो है ना इन्फ्लुएंजा वायरस के. इन्फ्लुएंजा विद वन स्ट्रेन प्रोवाइड लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी. अगर क्या होगा, अगर कोई भी एक स्ट्रेन एक इंसान को इफेक्ट करती है तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी बन जाती है. जब इम्यूनिटी बन जाती है तो इस तरह जब दूसरे किसी को हो जाता है वही स्ट्रेन के, तो ऑलरेडी किसी और दूसरे के अंदर इम्यूनिटी होती है, वो ऑलरेडी इम्यूनाइज होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों को इफेक्ट नहीं करता और जिसकी वजह से पेंडेमिक और एपिडेमिक नहीं हो रही होती. एपिडेमिक एंड पेंडेमिक फ्रॉम इन्फ्लुएंजा वायरस कैन ओनली अपेयर फ्रॉम दो स्ट्रेन्स अगेंस्ट विच द जनरल पॉपुलेशन डू नॉट हैव एनी इम्यूनाइजेशन. उन स्ट्रेन के ख़िलाफ़ बन सकता है जिनके ख़िलाफ़ हमारे पास जनरल पॉपुलेशन जो है ना वो इम्यूनाइज ना हो, या फिर हो सकता है कि अगेंस्ट ब्रांड न्यू स्ट्रेन, कोई बिल्कुल न्यू स्ट्रेन आ गया उसके ख़िलाफ़ जो है ना, क्योंकि लोगों के अंदर इम्यूनिटी नहीं होती और वो फिर इन्फ्लुएंजा वायरस का एपिडेमिक या पेंडेमिक कर सकता है. अच्छा ये अब हम देखते हैं कि एपिडेमिक या पेंडेमिक कैसे होगा. उसके बाद हमारे पास दो रीज़न है, या तो फिर है एंटीजेनिक शिफ्ट है या एंटीजेनिक गिफ्ट है. एंटीजेनिक गिफ्ट जो है हमारे पास रियल है, इसको हम पढ़ लेते हैं. स्लाइटली बट कॉन्टीन्यूस चेंजिंग इन प्री एग्जिस्टिंग एंटीजन. कोई पहले इन्फ्लुएंजा का एंटीजन आया, उसी में हम कोई स्लाइटली सी चेंज कर लें और उसकी वजह से अगर हो जाए तो हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन हमारे पास है वो एंटीजन शिफ्ट है. ये हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन है. इसकी ओल्ड थ्योरी ये है ना कि शिफ्ट ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस स्ट्रेन फ्रॉम वन जोग्राफिकल एरिया टू अनदर, कि ये कहें कि उन एरिया से हम इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रेन को
क्या कर लें, शिफ्ट कर लें जहाँ ऑलरेडी इफेक्टेड है, और उन एरिया के अंदर जहाँ लोग इस स्ट्रेन से बिल्कुल नॉन इम्यूनाइज हैं। जब दूसरे एरिया के अंदर जाएगा जिसमें पेशेंट नॉन इम्यूनाइज हैं, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और इससे एपिडेमिक या पेंडेमिक होने के चांसेस हो जाएंगे। या न्यू थ्योरी ये है कि कंप्लीट चेंज इन प्री एग्जिस्टिंग एंटीजन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। प्री एग्जिस्टिंग जितनी भी एंटीजन हैं या स्ट्रेन्स हैं ना, उनके अंदर कम्प्लीटली हम चेंज कर दें। और वो कम्प्लीटली चेंज कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास पुराने जो हैं, हमारे पास ह्यूमन या सीजनल स्ट्रेन हो सकती है, एवियन या बर्ड स्ट्रेन हो सकती है। अब इनके अंदर हमने बिल्कुल न्यू चेंजिंग कैसे लानी है, उसमें हम ये करेंगे कि बोथ वायरसेस लेंगे, दोनों वायरसेस को मिलाएंगे, सिमल्टेनियस बाइंडिंग विद द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा सेल, दोनों रेस्पिरेटरी म्यूकोसा सेल्स के साथ बाइंड हो जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर रेप्लिकेट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड वायरसेस। न्यू हाइब्रिड वायरसेस कैसे, हाइब्रिड क्या होता है, जब दो अलग चीज़ों का मिलाप होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड वायरस कैसे बनेगा, अब व्हेन हीम एग्लूटिनिन, एक की हीम एग्लूटिनिन लेंगे और एक की हम क्या लेंगे, न्यूरोअमाइनाइडेज लेंगे। व्हेन हीम एग्लूटिनिन किसकी, सीजनल या ह्यूमन स्ट्रेन की, बाइंड विद न्यूरोअमाइनाइडेज ऑफ एवियन या बर्ड स्ट्रेन की। एक की हीम एग्लूटिनिन लेंगे और एक की न्यूरोअमाइनाइडेज लेंगे। जब दोनों लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, एक अलग वायरस बनेगा जो कि हाइब्रिड है, दो अलग चीज़ों से बना हुआ है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, हाइब्रिड वायरसेस। अब इसकी भी हमारे पास जब भी हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस की हमारे पास जी ये स्ट्रेन है, तो उस स्ट्रेन के अंदर हम स्टडी करते हैं। स्पेनिश फ्लू को हम जब देखते हैं, उसमें था H1N1, H1 मीन हीम एग्लूटिनिन और N1 की मीन न्यूरोअमाइनाइडेज। एशियन फ्लू, उसके अंदर हमने देखा था कि उसकी जो पैटर्न है H2N2। हांगकांग फ्लू, उसके अंदर हमने देखा था H3N2। बर्ड फ्लू N5H1, H5N1, H चाहिए N1। इसके अलावा स्वेन फ्लू H1N1। ये हमारे पास यानी मुख्तलिफ उनके पैटर्न आ जाते हैं कि ये इस पैटर्न का, अभी हमारे पास जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसका ये पैटर्न है। उसके अंदर हीम एग्लूटिनिन कौन सी है और न्यूरोअमाइनाइडेज कौन सा है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर के अंदर हम देखते हैं तो सेम पेशेंट कंप्लेन करेगा हेडेक, मलेज, लो ग्रेड फीवर के साथ कफ, रनिंग नोज, राइनोरिया के साथ कंजक्टिवाइटिस, डिप्रेशन, GIT अपसेट हो सकते हैं। इसके साथ हमारे पास कॉम्प्लिकेशन हमने देखा था कि सीवियर, हमने पीछे भी पढ़ी है कि सीवियर वायरल नमूनिया हो सकता है, जो कि हम क्या कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये रिस्क फैक्टर इसके साथ ये हो सकते हैं कि क्यों एक्यूट वायरल सीवियर वायरल नमूनिया के अंदर चेंज हो जाएगा। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, COPD, HIV हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, क्रोनिक लिवर फेलियर हो सकता है, क्रोनिक रीनल डिजीज़ हो सकती है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है। यानी इम्यून कम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर मोस्टली जो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है वो सीवियर वायरल नमूनिया के अंदर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि सुपर एडेड बैक्टीरियल नमूनिया हो सकता है, स्टेफ ओरियस। जब हम स्टेफ ओरियस नमूनिया पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि उसके रिस्क फैक्टर में या तो फिर IV ड्रग अब्यूज़र हो सकता है, या पोस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से भी हमारे पास क्या हो सकता है, स्टेफिलोकोकस ओरियस नमूनिया हो सकता है। तो सुपर एडेड बैक्टीरियल नमूनिया इसमें हो सकता है, यानी एक इंसान को इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ, इन्फ्लुएंजा वायरस के बाद उसको क्या हो जाएगा, नमूनिया हो जाएगा, तो वो सुपर एडेड हो सकता है। फिर ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। ये तो हमारे पास हो गया कि सीवियर वायरल नमूनिया, सुपर एडेड बैक्टीरियल नमूनिया, या फिर रेज सिंड्रोम। अब रेज सिंड्रोम क्या है, एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, इसमें यह होता है कि अगर पेशेंट एस्पिरिन यूज़ कर ले ड्यूरिंग इन्फ्लुएंजा वायरस, इफ़ एस्पिरिन इज़ गिवन विद इन्फ्लुएंजा वायरस के दौरान हम एस्पिरिन यूज़ करें, विद हेल्प ऑफ एस्पिरिन मालिक्यूल बाइंड विद हेपेटोसाइट। इस एस्पिरिन की मदद से इन्फ्लुएंजा वायरस के जो मालिक्यूल है ना, वो किसके साथ बाइंड हो जाएंगे, हेपेटोसाइट की वजह से, और उसकी वजह से एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारे पास PCR है, कॉमन है, वायरल कल्चर कर सकते हैं या सीरोलॉजी कर सकते हैं। PCR हमारे पास 36 आवर के अंदर हमारे पास आ जाएगा, वायरल हमारे पास 1 वीक में, और सीरोलॉजी 2 वीक के अंदर। सपोर्टिव ट्रीटमेंट IV फ्लूइड वगैरह देंगे, एंटीपायरेटिक वगैरह देंगे, एंटी हिस्टामिन वगैरह देंगे। अच्छा जी, एंटीवायरल हमारे पास क्या है, चलें इसकी ट्रीटमेंट जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं।